ओके, सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। नाम है प्रेसी राइटिंग। ठीक है, क्या नाम है? प्रेसी राइटिंग। चैप्टर जो है इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट इसमें जो चीज़ का आपको मुश्किल फेस करनी है वो है इतने सारे कंटेंट को प्रिसाइज करना। क्या करना? इतने सारे कंटेंट को प्रिसाइज करना। इस काम में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेसी राइटिंग। प्रेसी वर्ड कैसे बना? प्रिसाइज से, ठीक है ना, छोटा करना। तो इस चैप्टर का एक ही गोल है कि भाई बड़े बड़े पैराग्राफ्स को छोटा करके सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। हम कई बार चीज़ों को लिखते हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं भी थी, फिर भी आपने लिख दिया, और उनको नहीं भी लिखा जाता तब भी सेम मैसेज कन्वे हो जाता। बस यही काम है कि उस बड़े से पैराग्राफ को छोटा करके सेम मैसेज को कन्वे करना। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? आपको उसमें अपना कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। जो आपको पैराग्राफ के अंदर गिवन है उसी चीज़ को उठाना है, छोटा करने की थोड़ी कोशिश करनी है और काम खत्म। इस चैप्टर के अंदर आपको मेन टारगेट क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। आपका जितना भी बड़ा पैराग्राफ एग्जाम में आया है उसको 1/3 आपको लिखना है कन्वर्ट करके। अगर 100 वर्ड्स का था तो 33 वर्ड में आपका प्रेसी राइटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। 120 वर्ड का था तो 40 वर्ड्स में, 200 वर्ड का था तो 65-66 वर्ड्स में, 150 वर्ड का था तो 50 वर्ड में। तो जितना भी बड़ा आपका पैराग्राफ है, ठीक है ना, जिसकी आपको प्रेसी राइटिंग करनी है उसको 1/3 करना है आपको। बात समझ आ गई आपको? क्या करना है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? बड़े कंटेंट को 1/3 कर देना। ठीक है ना? छोटे में भी कितना? 1/3। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह छोड़ो, इंट्रोडक्शन छोड़ो। चलो इंट्रोडक्शन एक बार देख लो। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट इन वंस ओन वर्ड इज नोन एज प्रेसी। द टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेसिज मीनिंग प्रेसाइज। तो मैंने आपको बताया प्रेसी का मतलब, प्रेसी वर्ड डेराइव हुआ प्रेसाइज से। Thus, a précis gives an accurate and concise description of the substance contained in the text without losing its meaning. तो précis का मेन काम क्या है? मेन काम क्या है कि accurate and concise description देना उस substance की जो टेक्स्ट में यानी बड़े बड़े पैराग्राफ में गिवन है, और इस तरीके से देना कि उसका कोई भी मीनिंग लूज ना हो। ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग ही लूज हो जाए। वो कुछ पैराग्राफ कुछ बोलना चाह रहा था, आपने उसको कन्वर्ट तो कर दिया छोटे में, बट अब जो छोटा पैराग्राफ बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। इन दोनों में कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इन फैक्ट इट इज एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्फसाइज ऑन द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पे ही एम्फसाइज करना है और उसी को छोटा करके आपको उस चीज़ को लिखना है। काम आसान है। मेन जो चीज़ आपको समझनी है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेसी। ठीक है ना? क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी प्रेसी में। इनको भी छोड़ दो। सिर्फ ये कर लो, आपका चैप्टर कंप्लीट है। प्रेसी राइटिंग प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है इसका? अब इसके अंदर प्रोसीजर जो है, कितने स्टेप्स दिख रहे हैं आप लोगों को? 6। बट आप लोगों को करना क्या है? आपको एक ही स्टेप में एग्जाम में लिख करके आना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6 स्टेप्स में उसको आंसर को दो। आपको एक ही स्टेप में शॉर्ट पूरा फुल फाइनल आंसर देना है। ये क्या स्टेप्स बोल रहे हैं देखो। पहला, रीड द पैसेज केयरफुली। पहले तो बोल रहे हैं पैसेज को ढंग से पढ़ो, मोर देन वंस इफ सो रिक्वायर्ड। जैसे वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था उसमें भी तो ये होता था कि पहले ठीक से पढ़ो, ठीक है ना। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द राइटर इज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेल इनफ टू एक्सट्रैक्ट इट्स सेंट्रल और मेन आइडिया। तो मेरे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इस तरीके से उसको पढ़ लूँ कि मैं समझ पाऊँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। जब तक मैं समझूंगा ही नहीं कहना क्या चाह रहा है, मैं उसको कंसाइज कैसे करूँगा? तो पहले समझ लो कहना क्या चाह रहा है, फिर कंसाइज करना शुरू करना। पहला स्टेप समझ आ गया कि अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि कहना क्या चाहता है वो जो पूरा पैराग्राफ है बड़ा वाला। स्टेप 2, डिसाइड विच फैक्ट और आइडियाज इन द टेक्स्ट आर एसेंशियल। डिसाइड करो कि कौन से फैक्ट और आइडियाज उस पूरे पैराग्राफ के अंदर ज़रूरी हैं, क्योंकि वो बड़ा सा पैराग्राफ कुछ बहुत ज़रूरी बातें करेगा। उनको पहले हाईलाइट कर लो कि हाँ ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, ये तो मेरी प्रेसी राइटिंग में आनी चाहिए।
एंड विच आर सेकेंडरी और ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, और ये भी डिसाइड कर लो कौन सी सेकेंडरी है और कम इंपॉर्टेंस की है। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड आइडियाज, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड आइडियाज उनको अंडरलाइन कर लो, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है पढ़ते वक्त उसको अंडरलाइन कर लो, मोटी मोटी बात। स्टेप 3, सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द प्रेसी। आपको एक सूटेबल टाइटल सेलेक्ट करना है कि इस पूरी जो पैराग्राफ है, जब मैं इसको छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसका टाइटल क्या दूँ, ठीक है ना, इसका टाइटल क्या दूँ। आप लोगों के पास वो ऐप है इन शॉर्ट्स मोबाइल में, किस चीज़ की ऐप है वो, न्यूज़ की ऐप है। वो करती क्या है, वो बड़ी बड़ी न्यूज़ को छोटे से पैराग्राफ में, कितनी लाइन्स होती हैं, 6-7 लाइन्स होती हैं, उसमें वो पूरी न्यूज़ बता देते हैं और आपको समझ भी आती है कि अच्छा ऐसा हो गया। बट उस न्यूज़ को पढ़ने से पहले उसकी एक टाइटल भी होता है, हेडिंग भी होती है, जो नोटिफिकेशन से पता चल जाती है। और उसे खोलते तो पहले नोटिफिकेशन में जो लिखा था वो उसकी हेडिंग होती है और नीचे छोटा करके वो लिख देते हैं। और अगर उसी न्यूज़ को आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसी को राइट स्वाइप कर दो तो पूरी न्यूज़ खुल करके आ जाती है, तो उसमें आप उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे। यही है, यही होता है, एग्जैक्ट सेम काम आपको करना है। जो राइट स्वाइप करके बड़ी सी न्यूज़ होती है वो आपको दी जाएगी एग्जाम के अंदर, और उसको छोटा करके आपको कन्वर्ट करके सेम मीनिंग निकले एक टाइटल दे दो, ये काम करना है। स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 स्टेप 5 ज़्यादा काम के होते नहीं हैं, इनको आपको स्किप करना है एग्जाम के अंदर। बट होते क्या है समझो, कलेक्ट ऑल द की पॉइंट्स एंड प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। जितने भी की पॉइंट्स आपने देखे अंडरलाइन करें उनको एक जगह लिख लो, ड्राफ्ट बना लो उनका। क्या करो, एक जगह लिख लो। अब लिखने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। क्यों लिखे भाई, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। कीपिंग इन माइंड द नीड टू रिड्यूस द ओरिजिनल टेक्स्ट टू द 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। और आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट की 1/3 लेंथ करनी है। द मेन thoughts expressed in the passage, the opinions presented and the conclusion arrived at should be part of the rough draft। और जो भी मेन ओपिनियंस थे पैसेज के अंदर जो आपको गिवन था, जो भी मेन कंक्लूजन था, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी, वो आपके उस ड्राफ्ट का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ड्राफ्ट में ही नहीं है तो उसी ड्राफ्ट से प्रेसी बनाते हो तो प्रेसी में भी नहीं होगा, तो उसे ड्राफ्ट में रखो तभी तो वो प्रेसी में इंक्लूड होगा। स्टेप 5, रीड द ड्राफ्ट। अब जो आपने ड्राफ्ट बनाया है स्टेप 4 में उसको पढ़ो। इट माइट बी मच लॉन्गर देन डिसाइड, और हो सकता है आपको वो ड्राफ्ट ज़्यादा बड़ा हो, जितना आपको चाहिए 1/3 चाहिए उससे बड़ा हो। शॉर्टन इट फर्दर, तो उसको और छोटा करो इफ़ नेसेसरी, अगर लगे तो। बाय ओमिटिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी इन द सेंट्रल आइडिया, और बाय रीफ्रेजिंग द सेंटेंस। अब ये होता है मुश्किल काम इसके अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, किसी बड़े सेंटेंस को रीफ्रेज करके छोटा करना पड़ता है। अब उसमें आपकी ग्रामर काम आएगी, आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखा जा सकता है अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो। ये काम अब आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैंने कुछ भी हटाया तो इसका मीनिंग लूज हो जाएगा, ये सब ज़रूरी है। बट अगर इनको मैं ज़रूरी चीज़ों को लिखता हूँ इसमें तो ये बहुत लंबा बन रहा है, इसकी लेंथ जो है 1/3 से ज़्यादा बन रही है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब तो दुविधा में फंस गए हम लोग। कुछ हटाया तो दिक्कत, कुछ नहीं हटाया तो मार्क्स कट देंगे क्योंकि आपने इतना लंबा लिख दिया। अब आपको रीफ्रेज करना पड़ेगा उसी सेंटेंस को, ठीक है ना। कैसे करना है अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। नॉर्मली यू शुड सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग अ गुड प्रेसी बाय द सेकेंड ड्राफ्ट, और जब तक आप अपने दूसरा ड्राफ्ट बनाओगे तब तक हो सकता है आपका प्रेसी थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो उसने करा क्या है, स्टेप 4 स्टेप 5 में अपना ड्राफ्ट बनाए हैं। आपको एग्जाम में क्या है, ड्राफ्ट बना के आने हैं। ड्राफ्ट मतलब समझ आता है ना आप लोगों को, एक सिर्फ आपको अपना आइडिया उतारा है, अभी आपने फाइनल आंसर नहीं दिया है, ठीक है ना। ड्राफ्ट को फाइनल उतारना है स्टेप नंबर 6 के अंदर। बट आप लोगों को क्या ये स्टेप्स एग्जाम में लिख कर के आओगे, नहीं। अगर इनको लिखने लगे तो पेपर टाइम पे कैसे करोगे, ऐसे टाइम कम होता है। तो आपको तो क्या करना है, आपको ड्राफ्ट नहीं लिखना है, आपको पूरा वो पढ़ना है पैराग्राफ, उसमें अंडरलाइन करने इंपॉर्टेंट चीज़ें। अंडरलाइन करने के बाद एक टाइटल ढूंढना है कि इस प्रेसी का टाइटल क्या दूँ, टाइटल लिख दिया अपने आंसर के अंदर। और फिर उसी को पढ़ के सोचो मैं इसको किस लैंग्वेज में लिखूँ कि छोटा हो जाए। हो सकता है कि एक बार में ना लिख पाओ, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो लिख पाओगे, नहीं करोगे हो सकता है एक बार में ना लिख पाओ, तो उसको काटना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो जो काटने वाला काम है वो आपके स्टेप 4 स्टेप 5 हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है ना। तो स्टेप 4 स्टेप 5 स्किप हो सकते हैं एग्जाम के अंदर अगर प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तो नहीं करोगे तो स्टेप 4 स्टेप 5 वैसे हो जाएंगे आप लोग के बिना चाहे भी। When you have prepared the second or final draft, carefully revise your précis to ensure that you have minimum words necessary to express the idea of the passage। तो जब आपका फाइनली ड्राफ्ट हो जाए तो अब आप बस ये देख लो कि इसके अंदर कोई फालतू के वर्ड्स तो नहीं है। अगर इन वर्ड्स को हटा दिया जाए तब भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी,
अगर लगता है नहीं होगी तो हटा दो, और लगता है दिक्कत हो जाएगी तो मत हटाओ। ठीक है जी, बस खत्म। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, द प्रेफी मस्ट नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बट स्टिल मेरा काम है बार बार बताना। क्वेश्चन 7 क्या होता है BSCR में, कंपलसरी क्वेश्चन। क्या आता है इसके अंदर, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग। ठीक है ना, 2 चीज़ आती है इसके अंदर। कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट होता है, आज तक का रिकॉर्ड है, हर बार ये सी पार्ट 8th क्वेश्चन का सी पार्ट प्रेसी राइटिंग आया, आज तक का रिकॉर्ड है। बट ये कोई सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया कि हर बार यही आएगा। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में ना भी आए, बट हम तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ेंगे अभी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये चीज़ हमने देखी है पास्ट में, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार भी वही चीज़ होगी। जो चीज़ आज तक होती आई है उसी की प्रोबेबिलिटी हमें लगती है कैसे होने वाला है। ठीक है, जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो कि सर हमने देखा है कि मई वाला एग्जाम मुश्किल आता है और नवंबर वाला आसान आता है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, तो सर अब मई में मेरा एग्जाम है तो मुश्किल आएगा क्या। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अब ऐसा नहीं होता भाई कुछ वही मैं बोल रहा हूँ, बट लोगों को ऐसा लगता है। इसी के अंदर भी वो चीज़ लगने वाली चीज़ है कि भाई अब तक ऐसा हुआ है कि 8th क्वेश्चन का सी पार्ट प्रेसी राइटिंग आया 5 नंबर का, तो वही आएगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई। बट एग्जाम में जब खोलो 8th क्वेश्चन का सी पार्ट प्रेसी ना दिखे तो मुझे गाली मत देना। ठीक है ना, कि सर ने तो बोला था। ठीक है जी, वो आज तक ऐसा हुआ है, तो हाई चांसेस है, 99% चांस है कि ऐसा ही होगा। A precis must not exceed 1/3 of the length of the original passage, मैंने आपको बता दिया। Identify the central idea and omit unnecessary details, जो unnecessary detail है उनको omit कर दो, छोड़ दो, और जो main idea है उस पर फोकस करो। Eliminate words expressions from the precis, ठीक है ना। Eliminate wordy expressions, जो wordy expressions होते हैं क्या होता है अभी समझाऊंगा, उनको eliminate कर दो। Every precis should have a short and appropriate title. It should be written in the words of the author या writer। तो precis आपको author या writer के words में लिखना है। ठीक है ना, ये नहीं कि कोई और ऐसा बोल रहा था या किसी और के सेंस में पूरा लिख रहे हो। ठीक है ना, ऑथर क्या बोलना चाहता है ऐसे लिखो, आप ऑथर बन जाओ बेसिकली। द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर इन द प्रेसी। डू नॉट इंट्रोड्यूस योर ओन आइडियाज, आपको कभी भी अपने खुद के आइडियाज उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करने, याद रखना ये चीज़। इन शॉर्ट्स वाले अगर आपको वो छोटा सा देते हैं न्यूज़, उसमें क्या उनके खुद के आइडियाज होते हैं, कभी भी कभी नहीं होते हैं। वो तो जो न्यूज़ है उसी को छोटा करके दे देते हैं। ये नहीं कि हमें ऐसा लगता है कि यूक्रेन अब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, कभी नहीं लिखा था उसमें। डू नॉट क्रिटिसाइज और चेंज द ऑथर्स आइडियाज़, और जो भी ऑथर के आइडियाज़ उनको क्रिटिसाइज नहीं करना आपको कभी, और उनको चेंज भी नहीं करना। ऑथर के आइडियाज़ जो हैं वो क्या होंगे, वो पूरा पैराग्राफ जो आपको बड़ा सा दिया जाएगा, तो उसमें जो भी ऑथर के आइडियाज़ हैं, ये नहीं कि आप उसने अपना घुसा दो, ये तो गलत बोल रहा है, मैं बताता हूँ कैसे ही, ऐसा नहीं करना। इस चीज़ के नंबर कट जाएंगे। सुनो भाई, पहले स्टेप बाय स्टेप समझो कैसे हुआ है। आप लोगों को मैं पहले बताता हूँ, ये स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने हैं, आपको एक ही स्टेप में पूरा आंसर देना है। टाइटल दो, अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें, और उसी को फिर नीचे छोटा करके उतार दो। कितने वर्ड्स दिख रहे हैं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 मान लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 वर्ड्स, अराउंड 180 190 इतने वर्ड्स होंगे। तो आपको कितने वर्ड्स का प्रेसी लिखना है अब, 60। कहाँ है आखिरी, देखो अराउंड एक लाइन में 20 ही थे, इंटू 3 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये अराउंड 60 के आसपास हो जाएंगे। हो गया छोटा, ठीक है ना। तो आपको ये करना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई सर 180 वर्ड्स का है तो एग्जैक्ट 60 वर्ड्स का ही हो, ये इतना तो आप करोगे भी नहीं। उसके लिए तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे वर्ड्स कितने हैं। आपको आइडिया लेना है, जैसा भी मैंने लिया कि भाई एक लाइन में अगर इतने वर्ड्स लिखे हैं तो इतनी लाइन्स में इतने होंगे, तो मुझे इतने वर्ड्स में अपने आंसर को पूरा लिखना है। और एक काम और कर लेना, जब एग्ज़ाम पेपर दे रहे होगे तो पहला क्वेश्चन करोगे नॉर्मली पहले लॉ का पेपर सॉल्व करोगे, तो जब आप लिखोगे आंसर शीट में आपको पता भी चल जाएगा कि मैं एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहा हूँ, पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि आपके एक लाइन में 7 वर्ड्स आते हैं,
और आपको एक क्वेश्चन पढ़ के पता चल चुका है कि मुझे 80 वर्ड्स का लिखना है, 80 वर्ड्स का लिखना है, तो आपके 10 से 11 लाइन्स में आना चाहिए आंसर। कॉमन सेंस लगा लोगे इतना? पक्की बात है? ठीक है, समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? पक्की बात है? ओके, चलिए। अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। क्या मतलब है इसका? अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। कम कर देती, वेरी गुड। अगर आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो, उसमें कुछ एक्शंस लेते हो, थोड़ा रिस्क लेते हो, आपकी ऐसी ज़िंदगी चल रही है, तो आपको मौत से भी डर कम लगता है। वो उस डर को क्या कम कर देती है, मॉडरेट कर देती है, कम कर देती है, ठीक है ना। बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको डर होता है कि भाई रिस्क लेने से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं चला ना जाऊँ, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है। लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। इट नॉट ओनली गिव्स अस fortitude to bear pain, but also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being। क्या बोल दिया इसने? अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्शंस लेते हो, एक्शन भरी ज़िंदगी आपकी, थोड़ा डेंजर, थोड़ा रिस्क लेते हो, तो ये चीज़ आपको इट नॉट ओनली गिव्स अस फॉर्टिट्यूड टू बेयर पेन, ये आपको सिर्फ क्या कहते हैं, साहस, ठीक है ना, सिर्फ पेन बेयर करने का साहस नहीं देती, इसके अलावा, ये तो देती है इसके अलावा, बट ऑल्सो टीचेस अस एट एवरी स्टेप द क्यूरियस टेन्योर ऑन विच वी होल्ड अवर प्रेजेंट बीइंग। और क्या बताती है हमको? It teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being। क्या मतलब है इसका? बताइए जी, दोबारा पढ़ते हैं। But also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being। क्या मतलब है इसका? मतलब समझोगे तभी तो छोटा कर पाओगे उस चीज़ को, मतलब ही नहीं समझोगे कैसे छोटा करोगे? बताइए क्या मतलब हुआ इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलो, सही बोल रहे हो? अच्छा, गूगल से देख के बता रहे अच्छा। But also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being। यानी कि हम लोग को एक्शन लेना, रिस्क लेना एक साहस देता है, और इसी के अलावा हम अच्छे तरीके से कैसे जी सकते हैं ये भी बताता है। हाउ कैन वी लिव अवर लाइफ इन अ बेटर वे, ठीक है ना, किस तरीके से उसको और अच्छे तरीके से जी सकते हैं ये भी हमें बताता है। Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या बोलना चाह रहे बताओ? Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score। क्या मतलब हुआ इसका? यही तो मुश्किल है इसके अंदर समझना कि भाई बोलना क्या चाह रहा है। क्या ढीला तो नहीं? सेडेंटरी एंड स्टूडियस मैन आर द मोस्ट एप्रीहेंसिव ऑन दिस स्कोर। इसका मतलब ये है कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं काम करने से पहले, ज़्यादा लेजी होते हैं, वो सोचते नहीं जी इसमें रिस्क है, नहीं जी इसमें रिस्क है, ठीक है ना, उन्हीं को ज़्यादा डर लगता है मृत्यु से, उन्हीं को ज़्यादा डर लगता है डेथ से, ठीक है ना। ऑन दिस स्कोर का मतलब है ये जो हमारी मेन बात चल रही है यहाँ पर,
अ लाइफ ऑफ एक्शन इन डेंजर मॉडरेट्स द ड्रीड ऑफ डेथ। तो जो डेथ है उन्हीं लोगों को इससे ज़्यादा डर लगता है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, ये लोग ज़्यादा डरते भी हैं मौत से। डॉक्टर जॉनसन वॉज एन इंस्टेंस अ पॉइंट डॉक्टर जॉनसन वॉज एन इंस्टेंट इन पॉइंट अ फ्यू ईयर्स सीम्ड टू हिम soon over, compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had been used to pose himself। बताओ जी, एक्सट्रीमली टफ। Dr. Johnson was an instance in point. A few years seemed to him so soon over, compared with those sweeping contemplations of on time and infinity with which he had been used to pose himself. In the still life of a man of letters, there was no obvious reason for a change. He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity. Would it had been possible for him to do so? बताइए जी, क्या आइडिया है यहाँ पर ऑथर का? ऑथर जो है वो थोड़ा ज़्यादा टेढ़ी इंग्लिश लिख रहा है, बट क्या बोलना चाह रहा है वो? मैंने इसको इस तरीके से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जब जूम कर लेता हूँ ना मुझे आगे पीछे करना पड़ता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है फिर उसको। आप लोगों को दिख रहा है? पहले मुझे लगा दिखेगा नहीं, बट अभी मैंने दिख रहा है। हाँ जी, डॉक्टर जॉनसन वॉज एन इंस्टेंस इन पॉइंट। डॉक्टर जॉनसन ने एक बात तो ठीक बोली, ठीक है ना। अ फ्यू ईयर्स सीम्ड टू हिम सून ओवर, कंपेयर्ड विद दोज स्वीपिंग कंटेम्पलेशंस ऑन टाइम एंड इन्फिनिटी विथ विच ही हैड बीन यूज्ड टू पोज हिमसेल्फ। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग ऐसे डर डर के जीते हैं उनकी ज़िंदगी भी ऐसा लगता है एक दिन ना हो गया 10 दिन हो गए। तो दो टाइप के लोग हैं, एक है जो एक्शंस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उनका टाइम भी जल्दी बीत रहा है, उनकी टाइम अच्छे से बीत रहा है, जल्दी जल्दी बीत रहा है। एक लोग हैं जो डर डर के जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, उनका एक दिन भी 10 दिन के बराबर लग रहा है उनको। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ऐसा होता है क्या? होता है क्या? हाँ, हाँ वही। तो डॉक्टर जॉनसन वॉज एन इंस्टेंस इन पॉइंट। अ फ्यू ईयर्स सीम्ड टू हिम सून ओवर, कंपेयर्ड विद दोज स्वीपिंग कंटेम्पलेशंस ऑन टाइम एंड इन्फिनिटी विथ विच ही हैड बीन यूज्ड टू पोज हिमसेल्फ। तो ये बोल रहे हैं कि जो कुछ साल हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बीत गए। किन लोगों के लिए? जो एक्शंस लेते हैं और जो थोड़ा रिस्क लेते हैं। किसके कंपैरिजन में? उन लोगों के कंपैरिजन में जो सोच समझ के स्लो काम करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, एक्शंस नहीं लेते, आलस में पड़े रहते हैं, लेजी रहते हैं, उनके कंपैरिजन में। इन द स्टिल लाइफ ऑफ अ मैन ऑफ लेटर्स देयर वॉज नो ऑब्वियस रीजन फॉर अ चेंज। He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity, would it had been possible for him to do so। तो ये जो लोग लेजी लोग होते हैं, जो कुछ काम नहीं करना चाहते, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, इनका काम क्या है? इनके लिए तो इनको तो लगता है कि भाई आराम से व्हील चेयर पर बैठो, चाय पलटो, पियो, ज़िंदगी जियो, मौजे मारो, ठीक है ना। डरते भी है कि मृत्यु ना हो जाए, ठीक है ना। और इनका टाइम भी जल्दी नहीं बीतता, और इनकी ये ऐसी आदत भी रहती है कि भाई मन करे तो चाय पियो, व्हील चेयर पे बैठो, मस्त मरो, मस्त जियो, मतलब। ही माइट सिट इन एन आर्म चेयर एंड पोर आउट कप्स ऑफ टी टू ऑल एटर्निटी, यानी पूरी ज़िंदगी भर वो ऐसा कर सकते हैं। वुड इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हिम टू डू सो, अगर उनके लिए ऐसा पॉसिबल होता हो, ठीक है। कुछ बोलते ना कि मेरा मन चले मैं तो पूरी ज़िंदगी भर आराम से घर पे बैठकर ना बाहर जाऊँ ना काम करूँ, खाने को मिलता रहे, खाऊँ पीऊँ सोऊँ, काम खत्म, नो रिस्क नो टेंशन। वो बोल रहा था उनकी ज़िंदगी, वो थोड़ा डेथ से डरते भी हैं और उनका टाइम भी जल्दी नहीं बीतता। वही सब ये ऑथर इसमें पूरा बोलना चाह रहा है। द मोस्ट रैशनल क्योर आफ्टर ऑल फॉर द इनऑर्डिनेट फियर ऑफ डेथ इज़ टू सेट अ जस्ट वैल्यू ऑन लाइफ। तो बोलते हैं इसको सबसे अच्छा तरीका है, इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा तरीका है
कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ लेकर के आओ, कोई शेड्यूल बनाओ। सुबह जल्दी उठना है भाई, ठीक है ना, 12 बजे सो करके उठ रहे हैं, खाना खाया, सो गए, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, नहीं कर रहे, रिस्क नहीं लेना ज़िंदगी में, ठीक है ना। दिन कट गया, कब कटा बहुत लंबा लगा। और एक है भाई सुबह उठे, पढ़े बड़े जल्दी जल्दी दिन बीत गया, थोड़े एक्शंस लिए, थोड़ा रिस्क लिया, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो एक फेयर है डेथ का, ठीक है ना, ये अगर आपको भगाना है तो इसके लिए क्या करो, अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाओ, कुछ वैल्यूज़ लेकर के आओ, किसी चीज़ पर फोकस करो। द मोस्ट रैशनल क्योर आफ्टर ऑल फॉर द इनऑर्डिनेट fear of death is to set a just value on life. If we mere wish to continue on the scene to indulge our headstrong humor and tormenting passions, we had better be gone at once. हाँ, थोड़ा ज़्यादा है इसका लेवल, इससे थोड़ा कम हो सकता है, बट ऐसे ही होते हैं, तभी तो मुश्किल है थोड़ा। इफ़ वी mere wish to continue on the scene to indulge our headstrong humor and tormenting passions, we had be gone at once. क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही जीना है डर डर के, स्लो काम करके, इससे अच्छा तो एक बार में चले ही जाओ, जीने का क्या फ़ायदा भाई, ठीक है ना। And if we only cherish a fondness for existence according to the good we desire from it, the pang we feel at parting which it will not be a very severe. और अगर हम अच्छी तरीके से जीते हैं, पार्टी करते हैं, मौज मस्ती मारते हैं, तो मौत जो है वो आसानी से आ जाती है, दिक्कत भी नहीं होती, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जिस जाते वक्त भी इंसान को बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि जाते वक्त भी इंसान को जो है ना दुख नहीं होता कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। जो बंदा एक्शंस लेता है, रिस्क लेता है, उसको जाते वक्त भी एक संतुष्टि होती है कि मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एक आइडिया है ऑथर का, जो उसने बहुत ही टफेस्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना, जो टफेस्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। इससे टफ लैंग्वेज क्या ही होती होगी, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसको सोल्यूशन पहले तो बताओ, उसकी टाइटल क्या दे, हम बताइए जी, टाइटल क्या दे, देख के बता रहे हो अखिल तो बोलेगा फियर ऑफ बीसीआर अखिल फियर ऑफ बीसीआर। चलो, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। तो मेन आइडिया क्या है? द टेक्स्ट डिस्कसेस पीपल्स फेयर ऑफ डेथ, इट डिटेल्स वाई सम पीपल फेयर डेथ एंड हाउ दिस फेयर कैन बी ओवरकम। तो क्या बोल रहे हैं कि कैसे कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं और कैसे इस फेयर को ओवरकम किया जा सकता है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स और फैक्ट। अरे मैंने बोला प्रेसी में अपने आइडियाज नहीं डालने हैं, ठीक है ना, जो बोल रहा है उसके हिसाब से देना है। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स ओब्लिक फैक्ट्स। वी डू नॉट fear death if we live an active life. Those people who fear death the most are the ones who spend much time sitting and studying. This happens because they lead an inactive and peaceful life and do not want any change. The most sensible way of ridding oneself of the fear of death is by valuing life. अगर आपको सबसे सेंसिबल तरीका क्या है fear of death जो है उसे भगाने का, कि अपनी लाइफ को वैल्यू करो, उसमें कुछ अच्छा करो। We should be comfortable with the knowledge that life is unpredictable and that our hold upon life is very uncertain. और जितनी जल्दी आप इस नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर लो कि डेथ जो है वो अनसर्टेन है, कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, तो जो है वो अच्छे से जी लो ज़िंदगी, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये मेन फैक्ट थे पूरे पैराग्राफ के जो हमने पढ़े। अब देखो, ये फैक्ट ही अगर पैराग्राफ में डाल दिए जाते थोड़ा लंबा करके तो समझ आ जाता, ये फैक्ट कितने इजीली समझ आ रहे हैं, बट वहीं ये पैराग्राफ ठीक है ना, ऊपर से साइड से जा रहा था देखो तुम क्या करना तुम पैराग्राफ पढ़ना, एक आइडिया ले लेना, कुछ तो हो जाएगा
उसी को उतार देना छोटा करके, ठीक है। देखो इसके लिए तो तुम्हें क्या है भाई, पढ़ना चाहिए पेपर द हिंदू। देखो आप लोग पेपर पढ़ते होगे कौन कौन से, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना, इन सब की इंग्लिश होती है सिंपल। अगर आपको ऐसी टफ इंग्लिश से सामना करना है, समझना है, तो बेस्ट पेपर इसके लिए द हिंदू है, उसकी ऐसी लैंग्वेज होती है। कभी पढ़ा है? पढ़ के देखना द हिंदू, ठीक है ना, वो पढ़ो, उससे आइडिया लगेगा कि हाँ भाई क्या बोलना चाहते हैं लोग। अच्छा, वही सबसे ईजी है। इन शॉर्ट्स तो बहुत ईजी होता है, वो तो देखो ईजी करके ही लिखा गया तो है ही easy, वो तो कोई भी समझ सकता है। आइए जी, दैनिक जागरण हिंदी में होता है। स्टेप 3 क्या था? प्रोवाइड सूटेबल टाइटल। तो जैसा अखिल ने बोला, द फेयर ऑफ डेथ इसका एकदम परफेक्ट सूटेबल टाइटल है, क्योंकि ये पूरा जो है ये फेयर ऑफ डेथ के बारे में ही बात कर रहा है, और बाद में बात की है कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल फेयर डेथ लेस। समझ आ गई बात? People who spend a lot of their time lazing around and leading a peaceful life are the ones who are the most afraid of death. जो लोग अपनी जिंदगी आलस में जी रहे हैं, ठीक है ना, और एकदम उनको लग रहा है पीसफुल लाइफ चल रही है, कोई एक्शंस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा डर लगता है मृत्यु से। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट एनी चेंज। क्यों? क्योंकि वो कोई चेंज नहीं चाहते। द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द फेयर ऑफ डेथ इज टू वैल्यू लाइफ प्रॉपरली। और अगर आपको फेयर ऑफ डेथ से डरना है तो अपनी जिंदगी को वैल्यू करना शुरू करो। इफ वी डू नॉट गिव अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू अवर लाइफ, ठीक है ना, इफ वी डू नॉट गिव अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू अवर लाइफ वी विल नॉट फील द पैंग ऑफ डेथ। और अगर हम अपनी लाइफ को बहुत अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो हम डेथ से भी नहीं डरेंगे। यानी अपनी लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस मत दो। अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर डरने लगोगे, ठीक है ना। जीने फिर मतलब ये लगेगा कि भाई ये करने से कहीं ये ना हो जाए कि डेथ हो जाए। कुछ लोग होते नहीं है कि भाई लिफ्ट में नहीं जाना, कहीं गिर गई, ठीक है ना, प्लेन में नहीं जाना, कहीं क्रैश हो गया, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब स्टेप 5 एडिट योर वर्क। वो भी भिड़ सकती है ना भाई। अच्छा, ना मतलब हर एक की अपनी ज़िंदगी होती है। एडिटर वर्क सुनो, अब आपको क्या करना है मुझे एक बात बताइए। ये जो था आपका ड्राफ्ट, ये जो ड्राफ्ट था इसको और छोटा करते हैं। सुनो, रिमेंबर दैट द प्रेसी कैनॉट बी मोर देन 1/3 of the length of the original text. Since the given passage is approximately 200 words, the précis cannot exceed 65 words. However, the first draft consists of 80 words. Therefore, it needs to be edited. तो ये जो हमने पहला ड्राफ्ट बनाया है इसमें अराउंड 80 वर्ड है और इसलिए हमको इसे एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि 65 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। अगर 200 वर्ड का आपका पूरा वो है पैराग्राफ है। People who spend a lot of time lazing around and leading a peaceful life are the ones who are most afraid of death. This is because they do not want any change. Can be written more concisely बोल सकते हैं in the following manner. People, comma, who lead a lazy and peaceful life, comma, are more afraid of death. बताओ जी, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई फर्क है क्या? पढ़ो और बताओ, क्या इसकी मीनिंग में कोई फ़र्क है क्या? एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी है, बट आपने क्या किया, रीड्राफ्ट कर दिया सेंटेंस को और उसको कंसाइज करके लिख दिया। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मेन काम ये होता है, क्या बोल रहा था, रीफ्रेजिंग द सेंटेंस, वो यहाँ पे हुआ है। सेंटेंस को क्या किया गया है, रीफ्रेज किया गया है, ठीक है ना। तो देखो, पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लेजिंग अराउंड एंड लीडिंग अ पीसफुल लाइफ आर द वंस हु आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ डेथ। बात तो एकदम सीधी सीधी लिखी है बट बहुत लंबी लिख दी आप लोगों ने, इसको छोटा करो। पीपल, कॉमा, हु लीड अ लेजी एंड पीसफुल लाइफ, कॉमा, आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ डेथ। खत्म, एक ही बात, काम खत्म। स्टेप 6 राइट द फाइनल ड्राफ्ट। और आखिरी स्टेप है, आपको अपनी प्रेसी लिखनी है, आपको अपनी प्रेसी लिखनी है। द फेयर ऑफ डेथ टाइटल आ गया। इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स
वी विल फेयर डेथ लेस। अगर हम अपनी लाइफ एक्टिवली जिएंगे और डेंजर्स को फेस करेंगे तो वी विल फेयर डेथ लेस, तो हम अपनी डेथ को भी फेयर नहीं करेंगे। पीपल हु लीड अ लेजी एंड पीसफुल लाइफ फेयर चेंज एंड आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ डेथ। और जो लोग अपनी लेजी एंड पीसफुल लाइफ जीते हैं वो फियर करते हैं, और जो फियर करते हैं चेंज को, यानी उनको चेंज नहीं लाना होता अपनी ज़िंदगी में, वो चाहते हैं जैसी चल रही है चलने दो, वही सबसे ज़्यादा अपनी डेथ से डरते हैं। द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फियर ऑफ डेथ इज़ टू वैल्यू लाइफ प्रॉपरली। इफ़ वी डू नॉट गिव अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू अवर लाइफ वी विल नॉट फील द पैंग ऑफ डेथ। खत्म। तो ये बताओ 60 वर्ड्स में हो गया। और जो चीज़ इस ऑथर ने इतना दिमाग ख़राब करके लिखी, अखिल का तो दिमाग एकदम ही पॉपकॉर्न बन चुका है, ठीक है ना, वो बात इतनी इजी लैंग्वेज में छोटे से 3 लाइन में यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये है आर्ट जो आपको सीखना है प्रेसी राइटिंग में, ठीक है। आओ जी, ये कुछ बड़ा है, आइए जी। India's new mining bill has provisions which seek rightly to shawl money from mining companies to rural people affected by mining। बताओ क्या लिखना चाह रहे हैं। एक नया बिल आया है माइनिंग के ऊपर, जिसमें कुछ चीज़ें सही लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। क्या? टू शॉल मनी फ्रॉम माइनिंग कंपनीज, माइनिंग कंपनी से पैसा लो और किन को दो? उन लोगों को जो गांव में रहते हैं और इस माइनिंग से अफेक्टेड हैं, ठीक है ना, उनको दो। बट द डेविल कुड लाई इन द डिटेल, बट हो सकता है कि जब इस चीज़ की बारीकियों में जाओ तो कुछ कमियां और निकल के आ जाए। जब इन चीज़ों के अंदर घुस करके जाओ, ये सच में होने लगे काम, तो होता है ना कई बार कि भाई सोचा तो था कि ऐसा होगा, बट जब करने लगे तो कोई नई चीज़ आ गई बीच में, अड़ंगा अड़ाने, तो वो चीज़ कह रहे हैं। द प्रपोजल हैज़ 3 डिफेक्ट्स, प्रपोजल के 3 डिफेक्ट भी हैं। जैसे वो नहीं आया था, फार्म बिल आए थे, तो कुछ लोग तो फेवर में थे बट कुछ लोग नहीं भी थे, क्योंकि हो सकता है उसमें भी कुछ डिफेक्ट हो, ठीक है ना। वैसे आया क्यों था? किसानों की आमदनी, जो उनकी रोजी वो है, वो बढ़ाने के लिए आया था, बट हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हों जिसकी वजह से उन लोगों को नुकसान हो रहा हो और इसलिए वो वापस ले लिया गया। द प्रपोजल हैज़ 3 डिफेक्ट। 1, इट सीक्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोल एंड अदर मिनरल्स। कोल अदर मिनरल्स, ठीक है। कोल माइनर्स वुड शेयर 26% ऑफ देयर प्रॉफिट्स while miners of other minerals would give additional royalty payment। तो पहली चीज़ तो क्या है कि ये जो माइनिंग है ये क्या करती है? डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है ना, बायस्ड है। समझ लो कि अगर आप कोल माइनिंग कर रहे हो तो अलग रूल्स हैं, और कोल के अलावा कोई और मिनरल की माइनिंग कर रहे हो तो रूल्स अलग हैं। कोल माइनिंग में क्या बोला गया कि आपको 26% देना है, बट अदर मिनरल की माइनिंग में क्या बोला कि आपको 26% भी देना है और एडिशनल रॉयल्टी भी देनी है। तो पहला तो ड्रॉबैक ये है, ठीक है जी, ठीक है जी। 2, दूसरा ड्रॉबैक है, 3 डिफेक्ट है, पहले हमने पढ़ लिया। पहला डिफेक्ट पढ़ लिया कि कोल माइनर्स के लिए फ़ायदेमंद है बट बाकी माइनर्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि बाकी माइनर्स से रॉयल्टी मांगी जा रही है, कोल माइनर्स से रॉयल्टी नहीं मांगी जा रही, सिर्फ 26% शेयर मांगा जा रहा है। 2, इट एग्जेम्प्ट कैप्टिव माइनर्स फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन टू शेयर मिनरल वेल्थ। बताओ जी क्या लिखा है? इट एग्जेम्प्ट्स कैप्टिव माइनर्स फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन टू शेयर मिनरल वेल्थ। एंड 3, इट लीव्स आउट द की वेरिएबल द प्राइस ऑफ द ओर, मैनिपुलेटिंग विच कंपनीज कैन आर्बिट्रली अंडरस्टेट देयर प्रॉफिट्स एंड पे अ पिटेंस एज रॉयल्टी। अब इसको समझो क्या है, पहले पढ़ो एक बार फिर समझो, समझने की कोशिश करो। देखो बहुत वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग नहीं पता होता, बट जब आप उसको सेंटेंस में पढ़ते हो तो समझ आ जाता है कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है।
आपको 2 वाले येलो से पढ़ना है और रॉयल्टी वाले येलो तक पढ़ना है। It exempts captive miners from this obligation to share mineral wealth। हाँ जी, कैप्टिव मतलब क्या होता है? इट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब उनको एक छूट दे देना। किन को छूट दे रहा है? कैप्टिव माइनर्स को। कैप्टिव माइनर्स क्या है? नहीं, कैप्टिव मतलब होता है सेल्फ कंजम्पशन एक तरीके से, ठीक है ना। इट एग्जेम्प्ट्स कैप्टिव माइनर्स फ्रॉम दिस एप्लीकेशन टू शेयर मिनरल वेल्थ। तो जो माइनर्स सेल्फ कंजम्पशन करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ माइनर चाहते होंगे कि भाई हम कुछ सेल्फ भी कंज्यूम कर लें, बट आप जैसे हो सकता है एक माइनर हो उसकी फैक्ट्री भी हो, वो होता है कि भाई कोल मैं ले करके फैक्ट्री में बेचूँ, अपनी फैक्ट्री में ले जाऊँ, और कोल मेरे पास बहुत सारा है, मेरी फैक्ट्री भी है, उस फैक्ट्री में भी कोल का यूज़ है, लेट से पावर प्लांट है, और मैं इसको बाहर भी बेच सकता हूँ। तो ये जो बिल है ये रोकता है कि आप माइनिंग करके जो ले रहे हो कोल उसको खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? इट लीव्स आउट द की वेरिएबल द प्राइस ऑफ द ओर manipulating which companies can arbitrarily understate their profits and pay a pittance as royalty। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? जो बिल आया है उसने एक चीज का जिक्र नहीं किया, और, ठीक है ना। जब हम माइनिंग करते होंगे तो कुछ और भी निकलता होगा भाई, और, ठीक है ना। माइनिंग में तो कोल निकल रहा है, कोल के अलावा और भी तो चीज़ें निकल जाती होंगी उसमें से, और, तो ये जो बिल है और के प्राइसेस के बारे में कोई बात नहीं करता, और हो सकता है कि वो और ये लोग बेच दें, बिल उसके बारे में बात नहीं कर रहा और दिखाए ना कि हमने बेचा है। तो इससे होगा क्या? जो रॉयल्टी मिलनी है वो कब मिलेगी? है बात समझ? पढ़ो दोबारा, क्या लिखा है? इट लीव्स आउट द की वेरिएबल द प्राइस ऑफ द ओर। की वेरिएबल क्या है? प्राइस ऑफ द ओर, मैनिपुलेटिंग विच कंपनीज में आर्बिट्रली अंडरस्टेट देयर प्रॉफिट्स एंड पे अ पिटेंस एंड रॉयल्टी। यानी रॉयल्टी के नाम पे क्या दे? चिंदी, एकदम कम, ठीक है ना। यानी कि जो और है, जो माइनिंग से और निकलेगा उसके प्राइस के बारे में बिल कोई बात ही नहीं करता कि मिनिमम प्राइस इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। हो सकता है कि बिल अच्छा है, सब अच्छा है, प्राइस के बारे में बात नहीं करिए। वो हो सकता है कि बेचे महंगे में बट दिखा दे, बुक्स में दिखा दे कि हमने बहुत सस्ते में बेचा है, तो रॉयल्टी गवर्नमेंट को कितनी मिलेगी? कम मिलेगी, क्योंकि जितना वो बेचेंगे उस हिसाब से रॉयल्टी मिलती है। तो ये जो की एक एलिमेंट है प्राइस ऑफ ओर, इसके बारे में बात ही नहीं करता बिल। ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। द सेंसिबल थिंग इज टू लिंक रॉयल्टी टू द ग्लोबली ट्रेडेड प्राइस ऑफ द मिनरल इन क्वेश्चन एंड असाइन अ शेयर ऑफ रीजनेबल रॉयल्टी टू द लोकल कम्युनिटी। ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोल रहा है कि सेंसिबल क्या है? सबसे सेंसिबल चीज़ है, सोल्यूशन बता रहे हैं। जो दिक्कत है, तीसरी वाली दिक्कत, इसको सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी इसको लिंक करो किससे? ग्लोबली ट्रेडेड प्राइस से। ग्लोबली जब ये माइनिंग होती है तो इसका ट्रेडिंग प्राइस क्या होता है, उससे आप इस रॉयल्टी को लिंक करो कि भाई नॉर्मली ये जो और है इतने का बिकता है और कंट्रीज़ में और जगह, तो भाई इतने का ही हम अज्यूम कर रहे हैं तुम बेच रहे होगा और इसी के हिसाब से हमें रॉयल्टी दो तुम, ठीक है ना। अब एक्चुअल में तुम कितने का बेच रहे हो हमें मतलब नहीं है, तुम सस्ते में दिखाना दिखा दो। हम किस बेसिस पर रॉयल्टी ले रहे हैं? ग्लोबल ट्रेडेड प्राइस के बेसिस पर, कि दुनिया भर में ये और कितने का बिकता है और जगह और कितने का बिकता है, ठीक है ना। तो सेंसिबल थिंग इज टू लिंक रॉयल्टी टू द ग्लोबली ट्रेड प्राइस ऑफ द मिनरल इन क्वेश्चन एंड असाइन अ शेयर ऑफ रीजनेबल रॉयल्टी टू द लोकल कम्युनिटी। और जो लोकल कम्युनिटी है उनको एक रीजनेबल शेयर मिल जाए बेसिकली। यूनिफाई द शेयरिंग पैरामीटर, यूनिफाई अ शेयरिंग पैरामीटर एज अ शेयर ऑफ द रॉयल्टी लिंक्ड टू ग्लोबली ट्रेडेड प्राइसेस फॉर एवरी मिनरल। और क्या करो कि जितने भी मिनरल्स की माइनिंग हो रही है सभी का प्राइस यूनिफाई कर दो। किसके साथ यूनिफाई कर दो? यूनिफाई मतलब एक कर दो, किसके साथ मिला दो?
ग्लोबल ट्रेडेड प्राइस के साथ, कि ग्लोबली जो प्राइस ट्रेड हो रहा है उसी प्राइस के हिसाब से आप हमें रॉयल्टी पे करो। देखो होता क्या होगा, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली होता क्या है मुझे भी नहीं पता ठीक से, बट इसको पढ़ के मुझे लग रहा है क्या होता होगा, इसी को पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि गाँव में लोग रहते होंगे रूरल एरियाज में, वहाँ पे माइनिंग लगानी है, वहाँ पे पता चल गया कि भाई यहाँ पर जहाँ गाँव की ज़मीन है उसके नीचे खूब कोयला है। अब क्या करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा भाई हटो, यहाँ पे माइनिंग होगी, तो जो रूरल एरियाज है उन पर इफेक्ट पड़ता होगा, वो बोलते हैं कि हमारे घर ज़मीन सब ले ली हमसे, तो गवर्नमेंट क्या बोलती होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइनिंग करके जो भी पैसा होगा उसकी एक रॉयल्टी आपको दे देंगे। बात समझ आ रही है, आप लोगों को जो नुकसान हो रहा है, आपकी ज़मीन हमने ले लिया आपसे, उसकी आपको रॉयल्टी दे देंगे, कंपनसेट कर रहे हैं हम आपको। आपका कोई घर आपसे ऐसे फ्री में ले ले तो आप कोई देने दोगे उसको, बट अगर आपको बोले कि आपके घर के नीचे बहुत सारा सोना है, जितना भी सोना बिकेगा उसका 20% आपको देंगे, तो हो सकता है आप बोल दो ठीक है जी ले लो फिर। तो समझ आ रही है। अब जो बिल आया है वो बहुत अच्छा है, बट उसमें कुछ दिक्कतें हैं, दिक्कतों की बात कर रहे हैं। एक दिक्कत की बात क्या कह रही कि जब कंपनियां बड़ी बड़ी आकर आपकी ज़मीन पर माइनिंग करेंगी तो कितने का बेचेंगी, उस और को कितने का बेचेंगे उसकी जिक्र ही नहीं है बिल के अंदर। अब हो सकता है कि भाई वो महंगे पे बेचे बट दिखा दे सस्ते में बेचे, और नुकसान किसका होगा, गाँव वालों का, उनको कम रॉयल्टी मिलेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या दिया इसने कि जो ग्लोबल ट्रेडेड प्राइस है उन प्राइसेस से रॉयल्टी को लिंक किया जाए, कि भाई ग्लोबली ये जो मिनरल है इतने रुपीस पर टन बिकता है, इसका प्राइस इतना बनता है और उसका 26% रॉयल्टी इतनी बनती है, तो हर टन का इतना इनको पैसा दो, चाहे आप प्रैक्टिकली कितने का भी बेचो हमें मतलब नहीं है। अब अगर 1 टन आपने कोयला निकाला है तो उसका 10,000 रुपये गाँव वालों को मिलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस चीज़ को रखो। बात समझ आ गई आप लोगों को कुछ कुछ, ठीक है। एज कोल माइनिंग इज डन मोस्टली बाय स्टेट ओन्ड जाइंट कोल इंडिया, स्टेट ओन्ड जाइंट कोल इंडिया, तो क्या बोल रहा है कि कोल माइनिंग जनरली कौन करती है, कोल इंडिया करती है। इट विल हैव टू पे मोस्ट, और इसलिए सबसे ज़्यादा इसी को पे करना पड़ेगा रॉयल्टी। इंडिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग कौन करती है, कोल इंडिया करती है, तो सबसे ज़्यादा रॉयल्टी भी किसको पे करनी पड़ेगी, कोल इंडिया को पे करनी पड़ेगी। करंटली रॉयल्टी रेट्स रिवाइज्ड एवरी 3 ईयर्स, जो रॉयल्टी रेट है वो हर 3 साल बाद रिवाइज होते हैं। आर पैथेटिकली लो, बहुत ही कम है, मतलब ये जो 3-3 साल बाद रिवाइज हो रहा है ये बहुत ही कम है, इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। माइनर्स रूटीनली अंडरस्टेट प्राइसेस एट विच दे सेल मिनरल्स टू डिफ्लेट द वैल्यू ऑफ रॉयल्टीज। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेलर होते हैं, जो माइनर होते हैं, वो डिफ्लेट करके दिखाते हैं, डिफ्लेट यानी कि बहुत कम वैल्यूज दिखाते हैं कि हमने बेचा है, और इससे होता क्या है कि रॉयल्टीज कम मिलती हैं, ठीक है ना। ये इशू थर्ड इशू है, देखा जाए ऊपर 3 इशूज थे बिल के, तीसरा इशू यही है, ठीक है ना। Some of India's largest miners are actually power, steel and other metal makers that squat on large captive miners। खत्म। अब इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन तो काम की नहीं है, क्या काम की नहीं है बताओ, क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की है, नहीं। क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की है, नहीं। हमें क्या लेना देना भाई, हमारा इशू क्या चल रहा है, हमारा इशू क्या है, पहले तो बताओ टाइटल क्या दोगे इसको। ठीक है, और और इश्यूज इन न्यू माइनिंग बिल दे सकते हैं, दे सकते हैं। इश्यूज इन न्यू माइनिंग बिल, ये तो था, इंडियाज न्यू माइनिंग बिल हैज प्रोविजंस व्हिच सीक राइटली टू शोल मनी टू द माइनिंग कंपनीज टू रूरल पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग। तो हम क्या मेनली इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इश्यूज, ठीक है ना, इश्यूज टू एड्रेस, ठीक है ना। क्या है, इश्यूज इन न्यू माइनिंग बिल, क्या हेडिंग दे सकते हैं टाइटल, ठीक है, कोई दिक्कत है उसमें। अब एक हम चेक करें इन्हें दी क्या है, चेक करते हैं हम सही सोच रहे नहीं सोच रहे। हाँ वही है, एक तरीके से वही है, लूप होल्स इन न्यू माइनिंग बिल। हम इश्यूज इन न्यू माइनिंग बिल भी दे सकते थे, उसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा हमारे। इश्यूज एंड लूप होल्स एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो सिंपल हेडिंग दी मैंने कि भाई माइनिंग बिल की बात हो रही है और वो भी उसके इश्यूज की बात हो रही है, तो मैंने एकदम सिंपल हेडिंग दी, ज़्यादा नहीं सोचा, इश्यूज इन न्यू माइनिंग बिल, खत्म। अब क्या लिखे अंदर,
बताइए जी, क्या लिखें? ठीक है, न्यू माइनिंग बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू कंपनसेट वेल टू कंपनसेट वेल टू द रूरल पीपल बट इट हैज सम लूपहोल्स या इश्यूज। लिख दिया, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, छोटा क्या लिखेंगे? पहला क्या लिखेंगे? पहला क्या लिखेंगे? इश्यूज। द फर्स्ट इशू बीइंग द बिल डिफरेंशिएट्स कोल माइनर्स विद अदर माइनर्स। कोल माइनर और अदर माइनर के बीच में डिफरेंशिएशन लाता है वो। दूसरा क्या लिखेंगे? अब उसके अंदर हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि कोल माइनर को 26% रॉयल्टी देनी होती है बट अदर माइनर्स को 26% प्लस अदर रॉयल्टी भी देनी होती है, ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है, कोई काम की चीज़ थोड़ी ना है, हमें सिर्फ इश्यूज बताने हैं। दूसरा क्या लिखेंगे? इट एग्जेम्प्ट्स कैप्टिव माइनर्स फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू शेयर मिनरल वेल्थ। ठीक है ना, एज इट इज लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा इशू क्या लिखेंगे? द बिल डज नॉट टॉक्स अबाउट प्राइसेस ऑफ ओर बीइंग सोल्ड। जो हम मिनरल बेच रहे हैं उसके प्राइस के बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे? द सोल्यूशन फॉर विच इज, क्या सोल्यूशन इसका? द सोल्यूशन ऑफ विच इज टू यूनिफाई द प्राइस ऑफ रॉयल्टी विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या विथ ग्लोबल पैरामीटर्स। ये इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि जो भी रॉयल्टी है जितनी भी देनी है उसको यूनिफाई कर दो, किसके साथ? ग्लोबल पैरामीटर्स के साथ, जो ग्लोबली चल रहा है उसी हिसाब से आप इनको दे दो। ठीक है जी। अब बताओ इसमें कुछ और लिखने की जरूरत है क्या? फर्दर एक चीज और लिख सकते हैं, द रॉयल्टी रेट्स विच आर रिवाइज्ड एवरी 3 years शुड बी रिवाइज्ड मोर फ्रीक्वेंटली। ये लिख सकते हैं एक चीज, बस खत्म, पूरा खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक ही चीज़ को 3 बार लिखा गया है, एक ही चीज़ को, कि जो गांव वाले हैं उनको रॉयल्टी कम मिलती है क्योंकि वो प्राइसेस सस्ता करके दिखाते हैं। नहीं तो 3 बार लिखा है, मैं तो एक ही बार में खत्म हो गया, वो तीसरे इशू में कवर हो गई हमारी वो चीज़। ठीक है ना। आओ जी, अब देखते हैं इन लोगों ने क्या लिखा है और देखते हैं कि हम लोगों का लेवल और इन लोगों के लेवल में कितना फर्क है। India's new mining bill that diverts fund from mining companies to rural people affected by mining has numerous loopholes. बट हमने क्या बोला था कि न्यू बिल ऑन माइनिंग, क्या लिखा था? न्यू बिल ऑन माइनिंग, बताओ जी। न्यू बिल ऑन माइनिंग हैज प्रोविजंस विच कंपनसेट्स रूरल पीपल राइटली। हम ये लिख सकते हैं, इसने नहीं लिखा बट हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। बट इट हैज सम लूप होल्स, बट इसने शुरुआती लूप होल वाले पार्ट से करी। India's new mining bill that diverts fund from mining companies to rural people affected by mining has numerous loopholes. It seeks differential treatment. देखो इसने वो बात भी लिखी है वैसे जो हम लिखना चाह रहे थे, बट इसने एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ लिख दी कि एक नया बिल आया है जो कंपनसेट करता है रूरल लोगों को, कंपनी से दिलवाता है कंपनसेशन, उसमें कुछ लूप होल्स हैं। हमने इसको 2 पार्ट में लिखा, बट इट हैज सम लूप होल्स करके हमने लिख दिया था, बट इसने उसे एक ही सेंटेंस में लिख दिया। इट सीक्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोल एंड अदर माइनर्स। तो देखो पहला, फिर इट एग्जेम्प्ट कैप्टिव माइनर्स फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन टू शेयर मिनरल वेल्थ एज इट इज लिख दिया। और इट डिसरिगार्ड द प्राइस ऑफ द ओर मैनिपुलेटिंग विच कंपनीज कैन अंडरस्टेट द प्रॉफिट्स लिख दिया। फिर हमने क्या बोला कि इसका सोल्यूशन क्या है? इंस्टेड रॉयल्टी कैन बी लिंक्ड टू ग्लोबली ट्रेड प्राइसेस ऑफ द मिनरल एंड यूनिफाई द शेयरिंग पैरामीटर दस इंश्योरिंग फेयरनेस। हो गया। अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती, बट हमारा आइडिया और इसका आइडिया तो बहुत कुछ सेम है। ठीक है ना। यही है प्रेसी राइटिंग। आई बात समझ? ठीक है ना। तो इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल है अगर तो पैराग्राफ अभी जो हमने पढ़ा ये तो इजी था, इसमें इतना मुश्किल नहीं था। जो पहला वाला था तो सुपर मुश्किल था, वो सुपर मुश्किल था, बट ये कंपैरेटिवली इजी था। पहले तो पढ़ करके आइडिया ले लो कि भाई बात किस बारे में हो रही है। जैसे कि टाइटल तो सही दे दूँ, पता चल टाइटल ही गलत है तो मार्क्स तो वैसे ही नहीं मिलने। ठीक है ना। टाइटल तो सही मिल जाए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये पूरा का पूरा जो है वो इश्यूज पे डिस्कस्ड है ऑन न्यू बिल। न्यू बिल में क्या क्या इश्यूज हैं, तो मैंने वही लिख दिया। लूप होल्स इन न्यू बिल लिख दिया इन लोगों ने, हमने लिख दिया इश्यूज इन न्यू बिल, न्यू माइनिंग बिल। फिर हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि भाई इसमें 3 इश्यूज है, तीनों को एड्रेस किया।
आखिरी वाले का सोल्यूशन क्या है वो लिखा, और हमने एंड में एक चीज़ और लिख दी थी जो उसने नहीं लिखी। क्या लिखा था हमने एंड में? क्या लिखा था भाई? हाँ, हमने ये लिखा था कि जो करेंटली है वो रेट्स 3-3 साल बाद रिवाइज हो रहे हैं, इंस्टेड दे शुड बी रिवाइज्ड ऑन क्वार्टरली मंथली बेसिस। ये और लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तो देखो आपका 1/3 बन रहा है, ये लिखने के बाद भी तो लिख दो, और आपको लग रहा है कि 1/3 से एक्सीड कर रहा है तो हटा दो, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ जो बिल रिवाइज वाली बात है इतनी ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सेकंड पढ़ना, लिखना और देखना कि आपके और इसके बीच में कितना फ़र्क है। पहले तो सबसे पहले आप लोग जब भी करोगे पढ़ो और टाइटल सोचो, फिर टाइटल देखो वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। टाइटल ही मैच नहीं कर रहा तो आपने गलत पढ़ा है, दोबारा पढ़ो। ठीक है ना, इसको ऐसे कर करके कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर? 8। ठीक है ना, हमने 1 कर लिया, बाकी 7 आप लोगों को करना है। बट ये इफेक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा। इस पूरे का क्रक्स क्या है? ये जो पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ा ये किस बारे में? देखो इफेक्ट्स ऑफ न्यू माइनिंग बिल का मतलब क्या है कि न्यू माइनिंग बिल की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही कि उसमें लूप होल्स क्या हैं। इफेक्ट तो उसमें एक ही इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, राइटली वर्ड लिखा है, पॉजिटिव इफेक्ट है कि जो कंपनीज माइनिंग करके पैसा लेंगी वो कुछ लोगों की जेब में चला जाएगा, ये इसका मेन पर्पस था। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, ख़त्म। बट बाकी तो सारे इश्यूज़ की बात हो रही है इसके अंदर, और उसका एक सोल्यूशन है ग्लोबल प्राइस से उसको लिंक कर दिया जाए। तो इसमें ये लिखना कि इश्यूज विथ न्यू माइनिंग बिल गलत हेडिंग हो जाएगी, गलत टाइटल हो जाएगा। ठीक है ना, गलत हो जाएगा। नहीं, इश्यूज विथ न्यू माइनिंग बिल ठीक होगा, बट आपने कुछ और बोला था, आपने इफेक्ट बोला था। इफेक्ट ऑफ न्यू माइनिंग बिल्स गलत हो जाएगा। इफेक्ट और इश्यूज में बहुत फर्क आ गया। इफेक्ट हो गया कि उसके इफेक्ट्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बात ही नहीं कर रहे। दोनों हो सकते हैं बट उसकी बात नहीं कर रहा। ये तो एक ही इफेक्ट की बात कर रहा है, वो भी पॉजिटिव, कि पैसा इन लोगों को पास पहुंच जाएगा, और कोई इफेक्ट ही नहीं था इसमें। इश्यूज बहुत सारे थे, वो इश्यूज आएगा। हाँ जी, समझ आ गई बातें? चलें फिर आज ख़त्म। ठीक है ना, जल्दी से मुझे बता दो एक बार फिर भी हम, चलो बाद में पूछूंगा मैं। लेटर के लिए अच्छा, ओके, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको।